आईआईटी जेईई जिसमें बैठते तो 10 से 12 लाख बच्चे हैं, बट मुश्किल से 1% लोग ही अपने ड्रीम आईआईटी में जा पाते हैं। बट बाकियों का क्या, या तो प्राइवेट कॉलेजेज या फिर अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर बैठते हैं। तो बात है 2020 की, जब पूरी दुनिया कोरोना की कहर से घर में बैठी हुई थी और इसी बड़ी सी दुनिया में एक मैं भी था जो कि क्लास 10th में टॉप कर लिया था अपने पूरे स्कूल में। और फिर हर भारतीय परिवार की तरह मेरे पास भी ऑप्शन रख दिया गया था कि अब तो मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं भी बोला कि चलो यार देख लेंगे, क्लास 10th में मैथ्स में तो 99 आया है, अब तो आगे भी देख ही लिया जाएगा। अब तक जिसे आईआईटी जेईई का आई भी नहीं पता था, अब वो चला इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करने। क्लास 11th में सारी क्लासेज हो गई थी ऑनलाइन और मैं भी सब बच्चे की तरह क्लासेज ज्वाइन करके गेम खेलने लगता था। बस देखते देखते आधी क्लास 11th बीत गई और फिर एक दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरा एक फ्रेंड निखिल के थ्रू मुझे पता चला आईआईटी जेईई की पूरी डिटेल्ड वे में कहानी। बस फिर क्या, मेरे लिए भी सब बच्चे की तरह अलग सर ही हीरो थे। तो मैं भी सोचा कि चलो 12th में उस समय लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ था तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेता हूँ। क्लास 11th के बेसिक्स तो क्लियर थे, बट जेईई के सवाल तो बिल्कुल नहीं बनते थे, हवा ही नहीं लगते थे। क्लास 12th में लक्ष्य बैच तो ज्वाइन कर लिया था, बट एक करेक्ट पाथवे नहीं पता था कि जेईई के लिए नोट्स बनाने होते हैं, पीवाईक्यूज लगाने होते हैं, टाइम पे टेस्ट देने होते हैं। और मैक्सिमम बच्चे की तरह उसी भीड़ में था जिसमें कि मेरे मार्क्स एकदम ही लो आते थे। और पहला टेस्ट मैंने दिया और उसी में मेरे मार्क्स एकदम लो आ गए थे, मीन्स 300 में से 80 या 90 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद क्या, मैं टेस्ट ही देना छोड़ दिया था। मेरे भी बैकलॉग्स, नो टेस्ट, नो नोट्स मेकिंग, नो लाइव लेक्चर, जो भी मैं कर सकता था अपने प्रेप को बर्बाद करने के लिए वो मैंने पूरा कर दिया था। पूरी अपनी जी तोड़ मेहनत लगा दी थी अपने प्रिपरेशन को बर्बाद करने में। और धीरे धीरे देखते देखते क्लास 12th मेरी हो गई थी बर्बाद और जेईई को लेके कॉन्फिडेंस एकदम गिरता ही गया। फिर क्या, मैंने नाम के लिए तो जेईई का फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया और फिर रास्ते में मैं मम्मी के साथ आ रहा था देते, और मैंने फिर मम्मी को बता दिया कि मम्मी इस बार मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। फिर थोड़ा मम्मी इमोशनल भी हुई और मम्मी की आँख में आंसू भी आया। फिर उस दिन को देख कर मेरे को बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल रहा उस दिन पूरा, और फिर मैं पूरा टूट चुका था। बट उस टाइम मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया वो यार उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ, एकदम कोई भी वर्ड नहीं है मेरे लिए डिस्क्राइब करने के लिए। और मम्मी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं इस बार ड्रॉप लो और अब कुछ करके दिखाना है। तो वो जो मोटिवेशन मुझे मिला था, वो जो इस बार की ज़िंदगी में चाहिए होता है हर बच्चे को अपनी माँ के थ्रू, वो मुझे मिला था। मुझे फैमिली का सपोर्ट पूरा मिला था और फिर उसी मोटिवेशन को लेकर मैं एकदम सोच गया था कि हाँ इस बार मैं ड्रॉप लूँगा और कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। तो यार अब तक देखा आपने क्लास 12 तक मेरा पूरा फेलियर का स्टोरी, मतलब क्लास 12 में क्यों नहीं जेईई में सिलेक्शन हुआ। और मैं जैसा कि बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे के और रास्ते में मैं जैसे कि मम्मी से बोल चुका था कि मम्मी इमोशनल भी हुई थी कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। तो मैं डिसाइड कर लिया था कि हाँ अब मुझे ड्रॉप लेना है और अब कुछ करके दिखाना है। तो उस समय मम्मी ने मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे ऊपर, वो कॉन्फिडेंस को लेकर मैंने सोचा इस बार ड्रॉप लेना और इस बार कुछ करके दिखाना है, इस बार जेईई 4 देना है। तो अब बात आया कोचिंग सिलेक्शन का, तो मैं बनारस में, जैसा कि बहुत सारे कोचिंग है फेमस, आप अगर बनारस का तो जानते होंगे ऑरिजिन्स, जेआरएस, लेकिन जो पीडब्ल्यू से मेरा इमोशनल कनेक्शन था पीडब्ल्यू से, वो यार मुझे खींच के ले गया पीडब्ल्यू पाठशाला की तरफ, क्योंकि उस साल रिसेंटली पीडब्ल्यू पाठशाला खुला हुआ था और मैंने फिजिक्स वाला पाठशाला ज्वाइन कर लिया। और यार फिजिक्स वाला पाठशाला मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब तक मुझे कोई एक करेक्ट पाथवे नहीं पता था जेईई का कि हाँ जेईई को क्रैक करने के लिए क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो अब बात करें शुरुआत का पहला वीक कोचिंग का, तो जैसा कि मैं बताऊंगा, मैथ्स का एक दिन क्लास चल रहा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा पूरा क्लियर हो गया था, क्योंकि पहले से बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला चैप्टर चला अच्छे से चला गया। लेकिन अब शुरू होता है कोचिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस टाइम जो मेरा स्ट्रगल था ना यार, शुरुआत का 1 महीना कुछ समझ में नहीं आया। एक तो मैं हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा था, शुरुआत में मेरा हेल्थ भी ख़राब हो गया था कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। और फिर एक तो हेल्थ से स्ट्रगल अलग चल रहा है, और एक कुछ क्लास में सर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब सर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, अगले दिन मैं सर से मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं मैथ्स के सर के पास गया और सर के पास मैं गया और सर ने एक ही बात मुझे बोली कि नेवर गिव अप बिल्कुल नहीं करना था। अभी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहो।
यही दो वर्ड हिंदी वर्ड सर ने यूज किया था, लगे रहो। मतलब अंत तक जो फाइट मारते रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। शुरुआती में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर आप कंटिन्यू करते गए अपने प्रिपरेशन को तो लास्ट में मैटर करता है आपको कितना आता है। शुरुआत में नहीं आ रहा है तभी तो आपने मीन्स मेरा मतलब शुरुआत में नहीं हुआ था, 12th तक नहीं हुआ था, इसीलिए तो मैंने ड्रॉप लिया। तो सर ने समझाया कि बस लास्ट तक फाइट मारते रहो, फाइट मारने वाला एटीट्यूड आपको रखना होता है जेई में। वही मैंने रखा और फिर और बीच बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आई। कभी मैंने मीन्स टीचर को भी चेंज करने का मीन्स मेरे दिमाग में थिंकिंग आया और मैंने बहुत सारे टीचर को भी चेंज किया, जो कि एक तरह से सही भी था, गलत भी कह सकते हैं। क्योंकि मैं ऑफलाइन में आजकल बच्चे मतलब कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में मीन्स बहुत सारे टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टीचर को सेलेक्ट किए। लेकिन वही बात है, मैं टीचर को चेंज किया लेकिन अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया और कभी गिव अप नहीं किया। तो बात करें मॉक टेस्ट में, तो जैसा कि मेरा मतलब लाइक पहला मॉक टेस्ट हुआ कोचिंग में चैप्टर वाइज, तो पहला चैप्टर में तो जानते हैं आप लोग शुरुआत में सिंपल चैप्टर रहता है, तो पहले मीन्स मॉक टेस्ट में मेरा 200+ आ गया। लेकिन जैसे ही मतलब मॉक टेस्ट का फेज आगे बढ़ते गया और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे आ गया, तो मेरे मीन्स शुरुआत में 150, कोई में 140, कोई में 100, 110 ऐसे ही आते थे। तो वो वाला भी यार डीमोटिवेटिंग फेज था। लेकिन वही था, मैं टीचर के पास अक्सर मैं जाता था और टीचर के साथ मतलब मैथ वाले सर के साथ 1-1 घंटा तक डिस्कस यही करता रहा, नॉन स्टडी रिलेटेड आउट का डिस्कस करते रहता था। और लेकिन सर यार यही बोलते थे कि बस लगे रहो, अंत तक फाइट करते रहो। और मतलब मॉक टेस्ट से जो भी मुझे डीमोटिवेशन मिला वो मैंने सर के साथ क्लियर किया। तो वही बोलना चाहूँगा कि यार आप लोग देते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि जो बच्चा टॉपर है या फिर अच्छे IITs में है तो वो मतलब कुछ उसके साथ हुआ ही नहीं है गलत, मतलब वो एकदम स्मूथली उसका प्रिपरेशन चलते गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हाँ, आप जैसा भी प्रिपरेशन करते हैं, टॉपर हो या लूजर, सबके प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन आते रहता है। तो बिल्कुल आप लोग ये मिथ मत मतलब ये सोचिएगा कि हाँ इसके साथ मतलब इसका प्रिपरेशन एकदम स्मूथ गया है। मेरा बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आया शुरुआत का, जैसा कि मैंने बोला पहला मंथ पूरा स्ट्रगल में बिता, हेल्थ को ले या फिर कुछ समझ में नहीं आता ये, तो यार अप्स एंड डाउन आते रहता है। लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए। यार लास्ट का मैं मंथ का बात करूँ तो मैं अचानक सीढ़ी से चढ़ रहा था और कोचिंग में गया, तो एक मतलब रूम था उसमें बच्चे पढ़ रहे थे, मैं भी गया पढ़ने। तो फिर एक लड़का बोलता अरे भाई तूने देखा क्या, जेई मेंस का तो डेट शीट आ गया। मैंने बोला क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। तो लिटरली बता रहा हूँ, उस दिन के बाद जो मैंने अपने प्रिपरेशन को बूस्ट किया, उस दिन के बाद मतलब सुबह 3-3 बजे भोर में जग के प्रिपरेशन किया और तब जाके यहाँ NIT JSR में CSE लिया हूँ। तो वही बात है कि यार जब एक अब तक मेरा प्रिपरेशन मतलब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब मतलब 1 मंथ पहले डेट शीट अनाउंस हो गया उसके बाद से मैं अपने प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर गया। और यार यही था मीन्स अब तक का आपने स्टोरी देखा। और